हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की फैंग को देखते हैं जो कि एक बार में गई थी। तभी वेटर उसे पूछने लगता है कि आप क्या लेंगी, तो वो बोलती है कि जो हमेशा लेती हूँ। तो वेटर ने उसको वाइन पीने के लिए दे दी थी। फैंग अभी वाइन पी ही रही थी कि तभी उसे एक कॉल आती है। जैसे ही वो उस कॉल को अटेंड करती है तो उसे एक आवाज सुनाई दी थी कि फैंग, मैं बात कर रहा हूँ, तुमने मुझे पहचाना। और फैंग थोड़ा सा सैड होते हुए कुछ साल पहले के फ्लैशबैक को याद करती है जब वो ब्राइड की तरह रेडी हुई थी, लेकिन वो पर्सन लूजी उसे छोड़कर चला गया था। कुछ ही दिन में फैंग के पास एक लड़का आकर बैठ गया था जो कि उससे बातें करने लगता है और उसे फ्रेंड बनने की ऑफर देता है, लेकिन फैंग ने उसकी ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि लूजी उसे दोबारा से कॉल कर रहा था तो फैंग बोलती है कि ठीक है, एक गेम खेलते हैं, अगर तो तुम जीते तो फिर मैं तुम्हारे साथ वीचैट पर ऐड हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी भी लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं। और फिर फैंग वहां से डांस करने के लिए चली गई थी और कुछ देर के बाद ही हम देखते हैं कि वो शाओ के साथ थी। वही लड़का शाओ उसे रूम में ले जाता है और वहां पर वो रात स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जिसकी आंख खुली थी और उसके पास एक लेटर पड़ा हुआ था जिसमें ये बात लिखी थी कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही आज से तुम मुझे जानते हो। अभी वो इस लेटर को पढ़ ही रहा था कि तभी शाओ को याद आता है कि उसने तो इंटरव्यू के लिए जाना था। और शाओ वहां से भागते हुए अपने हॉस्टल वापस आता है और अपने हॉस्टल में जल्दी से रेडी होने लगा था। तभी उसका रूममेट दो कहता है कि तुम रात को कहाँ पर थे। इस पर उसे शाओ बोलता है कि मैं लेट हो गया हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाने दो, मैं कल किसी लड़की के साथ था। दोस्त लड़की का नाम पूछता है लेकिन इस पर शाओ ने कहा था कि उसे लड़की का नाम नहीं पता। तभी दो ने स्टिक उठा ली थी और बोलता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और शाओ लड़की का नाम बताते हुए वहां से कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए भाग गया था। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की तरफ जा रही थी और साथ में वो किसी से बात भी कर रही थी। जो पर्सन उसको बोल रहा था कि उसे हर हाल में ये प्रोजेक्ट लेना होगा वरना उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही वो फैंग की एज के बारे में भी कोई बात करता है और फैंग कहने लगी थी कि मेरी एज की बात मत करो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ये कहते हुए फैंग जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे शाओ बैठा हुआ था जिसको देखते हुए वो शॉक होते हुए बोलती है तुम। और उसकी सेक्रेटरी उसको बताने लगी थी कि जी मिस फैंग, ये हमारा न्यू इंटर्नी है जो कि आने वाले प्रोजेक्ट में हमें असिस्ट करेगा। अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर फैंग अपने कॉलर से बात करते हुए बोलती है कि मुझे ये इंटर्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसके अलावा किसी और इंटर्नी का इंतजाम करो। और ये बात सुनते हुए तो शाओ हैरान ही रह गया था। और नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जिसके सामने एक लेटर पड़ा हुआ था और शाओ कहता है कि मैं इसको रिजाइन नहीं करूंगा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा भी नहीं और मुझे रिजाइन करने को बोल रही हैं, वो भी सिर्फ कल रात की वजह से। और तभी फैंग बोलती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने बोला। शाओ से मजीद बात कर ही रहा था कि फैंग उसकी बात ना सुनते हुए दोबारा से अपनी कॉल पर बात करने लगी थी और शाओ उन पेपर्स पर साइन करते हुए इन पेपर्स को अपने साथ लेकर चला गया था। फैंग अपने लैपटॉप पर वापस आकर एक प्रोजेक्ट को देखती है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आया था और तभी उसको पता चलता है कि वो शाओ ने बनाया था और वो शाओ को ढूंढने के लिए उसका पीछा करते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी। अब फैंग भागते हुए जाती है और शेन को रोक कर बोलती है कि मैंने तुम्हें एक चांस देने का फैसला किया है, इसलिए तुम यहीं पर रुको। ये कहकर फैंग वो फाइल लेकर वहां से चली गई थी और उसके जाने के बाद शेन वहीं पर डांस करने लगता है और फैंग के सामने वो ऐसे खड़ा था जैसे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दो को देखते हैं जो कि फैंग के लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहा था क्योंकि उसका कहना था कि जब तक फैंग को कोई पार्टनर नहीं मिलेगा तो वो खुद भी एंगेजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन फैंग को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कहती है कि तुमने ये किससे पूछकर किया। लेकिन दोस्त से कहता है कि ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। और फैंग बोलती है कि तुम्हें अपने लिए जो करना है वो करो लेकिन मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। इतने में वहां पर शाओ आ जाता है और आकर जैसे ही वो चेयर पर बैठता है तो तभी वो कहने लगी थी कि ठीक है, मैं बिजी होने वाली हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। और ये कहकर उसने कॉल कट कर दी थी। अब शाओ वहां पर बैठकर फैंग को तंग करने लगा था जिस पर फैंग कहती है कि देखो, कल रात के बारे में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ काम डिस्कस करने के लिए ही तुम्हें बुलाया है। और तभी शाओ से बोलता है कि क्या सच में तुमने सिर्फ काम डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया है। इस पर फैंग कहती है कि हाँ। इस पर शाओ हंसते हुए कहने लगा था लेकिन मेरे पास तो 3 प्रिंसिपल नोट है और वो वही नोट फैंग को दिखाता है जो कि फैंग लिख कर गई थी। लेकिन ये देखते हुए फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उस नोट को छीनने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जो जिंजर टी वहाँ पर शाओ ने मंगवाई थी वो उसके ऊपर गिरने वाली थी। फैंग को बचाने के लिए शाओ उस टी को पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया था और फैंग उसका हाथ पकड़ते हुए जल्दी से
अब वहाँ पर डेस्क के पास लेकर जाती है और बर्फ पर उसका हाथ रख दिया था और उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें अपना हाथ जलाने की क्या जरूरत थी। और शाओ बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो। अब फैंग जब देखती है कि उसका हाथ ठीक नहीं हो रहा तो उसका हाथ पकड़ते हुए वो अपने साथ ऑफिस ले गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसके हाथ पर पट्टी कर रही थी और फिर वो उसे कहती है कि अपने हाथ को पानी से दूर रखना। तभी शाओ से कहने लगा था कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे लव हुआ है। और इस पर फैंग कहने लगी थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ना ही मैं रिलेशनशिप में आ सकती हूँ और ना ही तुम्हें डेट कर सकती हूँ, तो इसीलिए इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। इस पर शाओ कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। और फैंग कहने लगी थी क्योंकि मुझे इन सारी बातों पर यकीन नहीं है, मैं ट्रस्ट नहीं करती इन सारी बातों पर। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। और उसको ऐसे जाता देखकर शाओ पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। और फैंग उससे कहती है कि ठीक है, कोशिश करते रहो। और ये कहकर वो वहां से चली गई थी। और उसके जाने के बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि वापस अपने रूम में आ चुका था और दो से पूछता है कि कैसे हो, तो वो उसके साथ बैठते हुए कहने लगा था कि ठीक हूँ। अब दो कहता है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ। इस पर शाओ कहता है कि ना पूछो, लंबी कहानी है, लेकिन तुम्हें पता है मेरी बॉस कौन है, वही लड़की जिससे मैं बार में मिला था। ये बात सुनते हुए दो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो शाओ से कहता है कि मुझे जरा उसकी पिक्चर तो दिखाओ। अब शाओ ने जैसे ही उसे पिक्चर दिखाई थी तो उस पिक्चर को देखते हुए वो शॉक ही रह गया था और चीखते हुए कहता है कि ये है वो लड़की जो कि तुम्हारी बॉस है। जिस पर शाओ कहता है कि हाँ यही है, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और दो पूछने लगा था कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। तो शाओ कहने लगता है कि हम दोनों ने ही ड्रिंक कर रखी थी, मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको घर ड्रॉप किया था। और इस पर दो कहने लगा था मतलब तुम इसका घर भी जानते हो। और शाओ हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या। अब बेचारा शाओ ये तो नहीं जानता था कि दो ही उसका भाई है। तभी दो कहता है कि क्या तुम उसका पीछा करना चाहते हो। तो शाओ कहने लगा था कि उसने किसी भी रिलेशनशिप में आने से मना किया है। इस पर दो सोचता है एक तो मेरी बहन भी कितनी बेवकूफ है। और उसके बाद वो शाओ से कहने लगा था कि मुझे लगता है तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि हम जिसका बहुत ही दिल से पीछा करते हैं तो गलत समझती हैं कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। इस पर शाओ कहने लगता है कि ऐसी बात है क्या। और दो सोचने लगा था कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कैसे कैसे झूठ बोल रहा हूँ फैंग। और वो शाओ से कहने लगा था कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लव क्यों नहीं करना चाहती और रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहती। कुछ देर सोचने के बाद शाओ कहने लगा था मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले किसी ने हर्ट किया हो। और इस पर दो कहता है बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ऐसा ही है। देखो जब कोई इंसान किसी का इतना ज्यादा ख्याल रखे लेकिन शादी के टाइम पर वो उसको छोड़कर चला जाए और ये बात साबित कर दे कि वो एक धोखेबाज था, तो वो इंसान कितना ज्यादा हर्ट होगा जो कि उसके साथ सिंसियर था। ऐसा ही उस लड़की के साथ भी हुआ होगा और उसे PTSD हो गया होगा। और तभी शाओ बोलता है कि ये PTSD क्या है। तो दो कहने लगा था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब दो शाओ को बहुत सारे टिप्स देने लगा था रिलेशनशिप में आने की, जिस पर शाओ कहता है कि मैंने पहले ये बात क्यों नहीं सोची कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी टिप्स आती कहाँ से हैं जो तुम इतनी मजे की मुझे टिप्स दे रहे हो। इस पर दो कहने लगा था कि हाँ तुम इन सारी बातों को इस वक्त छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो अगर तुम उसको पाना चाहते हो। बाकी सारी बातें करने के बाद दो कहता है कि अगले हफ्ते मैं अपने बर्थडे पार्टी पर सबको इनवाइट कर रहा हूँ, तो तुम भी मेरे घर पर आना। और शाओ कहने लगा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा ताकि मैं देख सकूं कि आखिर तुम किस फैमिली से आए हो जो इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, यानी तुम्हारी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगी। और दो उस वक्त ऐसी अजीब सी स्माइल देता है क्योंकि उसका प्लान पूरा जो हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि त्यान के साथ थी और उसको बताने लगती है कि लूजी ने मुझे कॉल की थी। इस पर त्यान कहती है तो तुमने क्या किया, तुम्हें उसे इंसल्ट करके भगा देना चाहिए था। और फैंग बताने लगती है कि मैंने उसकी कॉल अटेंड ही नहीं की, अभी वो ये सारी बातें कह ही रही थी कि डोरबेल बजती है। और फैंग कहने लगी थी कि मैं देख कर आती हूँ कि कौन आया है। इतने में दो घर के अंदर आकर कहने लगता है सिस्टर मैं आ गया। और शाओ तो घर के अंदर आता ही ये सोचने लगा था कि ये तो वही घर है। इतने में फैंग भी उसके सामने आ गई थी और फैंग को अपने सामने आता देखकर तो वो दोनों ही शॉक रह गए थे। और इतने में त्यान भी वहाँ पे आ जाती है और तभी शाओ कहता है कि आंट आप यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा झटका था उन सबके लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक साथ बैठे हुए थे और तभी दो कहता है कि मुझे लगता है ये सारी सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अभी समझाता हूँ। फैंग मेरी सिस्टर है, शाओ मेरा कॉलेज रूममेट है, त्यान मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन वो शाओ की आंट है। तभी शाओ दो का हाथ पकड़ते हुए उसे एक साइड पर ले जाकर कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारी सिस्टर है, जबकि मैंने तुम्हें इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। इस पर दो कहने लगता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
अब देखो त्यान तुम्हारी आंट है, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और दूसरी तरफ फैंग को तुम पसंद करते हो और वो मेरी सिस्टर है। अगर तुम रिलेशनशिप में आ जाओ तो हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएंगे, बस हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। ये बात सुनते हुए शाओ भी हंसने लगा था और कहता है, वाह तुम कितने ज्यादा चालाक हो। अब वो दोनों वहाँ से आके वापस बैठते हैं और बातें करने लगे थे, और तभी दो फैंग से कहता है कि मुझे बताओ तुम बार में कैसे मिली मेरे फ्रेंड से। और इस पर शाओ ने उसे टांग मारकर चुप करवाया था, लेकिन दूसरी तरफ फैंग तो शॉक ही रह गई थी और दो से कहती है, जरा मेरे साथ रूम में तो आओ। और रूम में जाकर वो दो को पीटने लगी थी और कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी अपने फ्रेंड को यहाँ पर लाने की। इस पर दो कहता है कि तुम दोनों ही गर्ल्स थी, मैं अकेला यहाँ पर क्या करता है, इसीलिए अपने फ्रेंड को ले आया। कुछ ही देर में वहाँ पर त्यान भी आ जाती है, जो कि आते हुए फैंग को रोकती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिलके केक कट करते हैं। फैंग बोलती है कि चलो जल्दी से विश मांगो, तो दो कहने लगा था कि मैं विश मांग रहा हूँ कि मेरी सिस्टर की जल्दी से शादी हो जाए। और फैंग उसे कहती है कि तुमने कसम खा ली है कि तुम्हें मार खानी ही खानी है। इतने में डोरबेल बजी थी और फैंग कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर गई थी तो वो वहीं पर स्टिल खड़ी रह गई थी, क्योंकि दरवाजे के बाहर लूसी खड़ा था। त्यान आकर जैसे ही ये देखती है तो उसने बाकी सबको भी चुप करवा दिया था। तभी दो चीखने लगा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तो त्यान उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि चुप कर जाओ। कुछ ही देर में लूसी वापस चला गया था और दो कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों, मैं उसको अभी मार देता। लेकिन त्यान कहती है कि तुम्हें ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फैंग वहाँ से अपने रूम में चली गई थी। और शाओ कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को क्या हुआ, तो दो कहता है कि अब तो दो ही सॉल्यूशंस हैं, या तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगी और या फिर सो जाएगी, या फिर ड्रिंक करके सो जाएगी। फैंग को वो सब हॉल में बुलाते हैं और फैंग वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगी थी। जब दो कहता है कि सिस्टर क्या तुम ठीक हो, तो वो कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल, और उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और उसके साथ साथ दो ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और कुछ देर के बाद त्यान कहती है कि दो को मैं रूम में लेकर जा रही हूँ, तुम इसको संभालो। और शाओ फैंग के पास बैठकर सोचने लगता है कि क्या रोज रोज ड्रिंक करना पॉसिबल है क्या। और वहीं पर बैठे बैठे शाओ सो चुका था। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि फैंग नींद में ही बोलने लगी थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और उसकी आवाजें सुनकर शाओ को जाग आ गई थी और वो फैंग के ऊपर ब्लैंकेट देता है। फैंग ने जल्दी से अपने मुंह को उस ब्लैंकेट से छुपा लिया था और तभी उसे शाओ उठाने की कोशिश करता है। फैंग ने उठते ही उसको हग कर लिया था और उसे शाओ कहता है कि ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम देखते हैं तभी फैंग ने अपनी आंखें खोली थी और वो पाँव मारकर उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी शाओ कहता है, सबसे पहले तो ये वाइन की बोतल नीचे रखो, क्या मुझे मारोगी, हर बात पर मारने पर क्यों तुल जाती हो तुम। और दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें हग नहीं किया था, तुमने ही मुझे हग किया था। और जैसे ही वो फैंग को सारी बात बताता है तो फैंग ने जल्दी से वो बोतल नीचे टेबल पर रख दी थी। अब शाओ कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने रूम में जाकर सो सकती हो, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। और फैंग उससे कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर सोगे। तो तभी शाओ कहता है, तो क्या आधी रात को तुम मुझे घर से निकालोगी। फैंग उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि शाओ फिर से उस रात की बात करता है, तो फैंग ने जल्दी से उस बोतल को दोबारा उठा लिया था। लेकिन सोफे के ऊपर लेटते हुए शाओ से कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अब फैंग वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि क्या मैंने नींद में कोई बात की थी, और शाओ से कहता है कि नहीं। तो फैंग अपने रूम में चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग अपने रूम से बाहर आती है और सोफे पर वो शाओ को सोया हुआ देखती है, तो उसके करीब चली गई थी और उसको देखने लगी थी और कहती है कि पहली बार तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। और उसे देखते हुए फैंग ने उसके फॉरहेड पर अपनी फिंगर से टच कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो टच करती है तो शाओ की आंख खुल गई थी। वो जल्दी से फैंग का हाथ पकड़कर बैठते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और फैंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि जल्दी से उठ जाओ। कुछ देर में वो रेडी होकर अपने अपने ऑफिस जा चुके थे और अपना काम भी स्टार्ट कर चुके थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन आता है, जो कि उनका एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर था। कुछ देर के बाद ही फैंग जैसे ही लिन से बात कर रही थी तो उसे त्यान और शाओ दोनों ही देख लेते हैं। और तभी शाओ बोलता है कि आखिर ये है कौन। और त्यान जो कि कह रही थी कि कितना प्यारा कपल है, वो उसको बताने लगी थी कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। अब शाओ कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फैंग इसमें इंटरेस्टेड हो, इसे आखिर मैं नजर क्यों नहीं आ रहा, तुम मेरी हेल्प करो ना। जिस पर त्यान वहाँ से सर हिलाते हुए चली गई थी। और तभी शाओ उड़ते हुए ऑफिस की तरफ चला गया था कि उन दोनों की बातें सुन सके। अब लिन जैसे ही रूम से बाहर जाता है तो शाओ जल्दी से रूम के अंदर चला गया था और फैंग से कहता है कि उसने जब तुम्हें टच करने की कोशिश की तो तुमने उसे डॉज क्यों नहीं किया। और फैंग कहती है चुपचाप जाकर अपना काम करो। और शाओ वापस जाकर अपना काम करने लगा था। और रात में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन लिन और फैंग एक साथ थे। फैंग को सर्दी लग रही थी और तभी लिन उसे अपना कोट पहनाने ही वाला था कि वहाँ पर शाओ आते हुए उसका कोट पकड़ते हुए कहता है कि फैंग को मैं घर छोड़ दूंगा।
अब शाओ अपना कोट उतार कर फैंग को देने लगा था और फैंग कहती है कि मुझे सर्दी नहीं लग रही, और लिन कहने लगा था कि अब मैं चलता हूँ अगर ये तुम्हें घर छोड़ देगा तो। लेकिन जाने से पहले वो रुककर फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम कल फ्री हो तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, मुझे कुछ चीजों को डिस्कस करना है। और फैंग इसके लिए मान गई थी। लिन के वहाँ से जाने के बाद वो गुस्से से शाओ को देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर तुम उससे अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो तुम्हें यहाँ से निकलवा देगा। लेकिन शाओ कहने लगा था कि वो तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और इस पर फैंग कहती है ये तुम्हारा मसला नहीं है। शाओ को बातें सुनाते हुए फैंग जाकर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगी थी तो शाओ भी उसके साथ बैठते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और रास्ते में अपना डिजाइन निकालते हुए वो उसे कहता है कि ये डिजाइन देखो मैंने बिडिंग के लिए बनाया है और ये मेरे टीचर को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस पर फैंग उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि आखिर तुम क्यों लिन को अपना दुश्मन बना रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं जैसा कि तुम सोच रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारे साथ और ना ही लिन के साथ या फिर किसी और के साथ, इसीलिए लिन को अपना दुश्मन समझना बंद करो। शाओ फैंग को मनाने की कोशिश करने लगा था और बहुत ज्यादा मनाने के बाद कहता है कि जैसा तुम कहोगी सब कुछ वैसा ही तो होगा। इस पर फैंग कहने लगी थी कि ये सब तो हर कोई कहता है, लेकिन इतने बड़े बड़े वर्ड्स इतनी आसानी से नहीं बोले जाते। और तभी शाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा, और ये बात सुनते हुए तो फैंग हंसने लगी थी। फिर वो शाओ से कहती है कि इन बातों से तुम बाकी लड़कियों को डिसीव कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं। और इस पर शाओ कहता है कि मैं तुम्हें डिसीव थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस लव में रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तो ये बात सुनते हुए फैंग भी सीरियस हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैंग को देखते हैं जो कि लिन के साथ रेस्टोरेंट चली गई थी, लेकिन वहाँ पर वो त्यान को देखती है जो कि किसी काम के बारे में किसी से डिस्कस कर रही थी और दो खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। और तभी फैंग कहती है कि त्यान दो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो त्यान उठकर दो के साथ चली गई थी और वो दोनों जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन शाओ ने उन दोनों को देख लिया था, इसीलिए उन दोनों पर नजर रखने के लिए वो भी उनके पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया था और उनकी बातें सुनने लगता है। और हम देखते हैं कि लिन ने फैंग को एक गिफ्ट दिया था और फैंग उसके लिए थैंक्स करने लगी थी। कुछ देर में लिन शादी के बारे में बात करता है और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी ही गिर गया था। और तभी फैंग कहती है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, जिस पर लिन कहने लगा था कि ये सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट की हद तक ही बात होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फैंग उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट क्यों चाहिए अगर तुम्हें एक रियल रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो। और तभी लिन कहता है कि मेरी मदर को अल्जाइमर डिजीज है और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब फैंग कहने लगी थी कि मैं आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको हाँ नहीं कर सकती। और लिन उससे कहने लगा था कि अगर तुम मान जाओगी तो मैं अपना घर भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फैंग उसके लिए नहीं मानती और पेपर्स भी वो लिन को वापस कर देती है। और ये सारी बातें करते हुए फैंग वहाँ से उठकर चली गई थी और उसके जाने के बाद ही शाओ भी रेस्टोरेंट से बाहर आता है। जब फैंग उसको आवाज देती है तो शाओ उसकी तरफ देखने लगा था और फैंग कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर शाओ कहने लगा था कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और रेस्टोरेंट में तुम्हें देख लिया तो एक्सीडेंटली मतलब हम मिल गए। जिस पर फैंग कहती है कि ज्यादा बातें ना बनाओ और चुपचाप वापस जाओ। शाओ वहाँ से जाने लगा था, लेकिन जाने से पहले मुड़ते हुए कहता है कि मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ कभी भी नहीं जाओगी, उसको हाँ भी नहीं करोगी। जिस पर फैंग कहती है कि इसका मतलब है तुमने सब कुछ सुन लिया, लेकिन मेरी लाइफ से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, आखिर तुम इतना ज्यादा वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। शाओ फैंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम दो और शाओ को देखते हैं जो कि सोफे पर अपने सर को गिराए हुए लेटे हुए थे और कहते हैं लड़कियां होती ही छोटी हैं। और तभी एक दूसरे की तरफ देखकर बोलने लगे थे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी दो बोलने लगा था कि वो अपने प्लान्स हमेशा चेंज कर लेती है और मुझे लगता है कि उसको मुझ में जरा भी इंटरेस्ट है ही नहीं। और शाओ भी बोलने लगा था कि मुझे लगता है कि शायद वो मुझ में नहीं बल्कि लिन में इंटरेस्टेड है। बल्कि फैंग का एटीट्यूड तो मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे नफरत करती हो। और दो कहने लगा था कि तुम उसको नहीं जानते हो और शाओ कहने लगा था कि नहीं मैं उसको जानता तो हूँ। तभी दो कहता है कि सिर्फ 1 महीने से ना इतनी जल्दी कोई किसी को नहीं जान लेता। और तभी शाओ कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं उसको चेज करूं। उसके बाद सुनते हुए दोस्त को रिप्लाई करता है कि तुम्हें वेट करना होगा, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। और इसके बाद वो दोनों पीछे की तरफ दोबारा से गिर गए थे। और शाओ दो से बोलता है कि मेरी आंट के मामले में अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दो को देखते हैं जो कि त्यान को पिक करने के लिए गया था और त्यान जैसे ही उसके साथ आती है तो वो त्यान से कहने लगा था कि आखिर तुम अपने कोलीग्स को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देती हो। और इस पर त्यान कहने लगी थी कि हमने डिसाइड किया था ना कि जब तक तुम कोई काम नहीं करने लगोगे हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे।
और दो कहता है कि हमने नहीं, सिर्फ तुमने ये डिसाइड किया था और मैंने सिर्फ तुम्हारी बात मानी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात सुनते हुए तियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जबकि दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि फेंग के ऑफिस में गया था और फेंग उससे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने लगी थी और शाओ भी सिर्फ प्रोजेक्ट पर ही काम करता है और फेंग से कोई भी बात नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ हम लूजी को देखते हैं जो कि ऑफिस के बाहर आकर वहाँ पर फेंग का वेट कर रहा था कि वो बाहर आए और वो उससे बात करे। ऑफ टाइमिंग में फेंग जब सबसे लेट अपने घर वापस जाने ही वाली थी तो वो शाओ को अभी भी वहाँ पर काम करता हुआ देखती है। तो वो शाओ से कहने लगी थी कि तुम भी घर चले जाओ, काफी देर हो गई है। लेकिन शाओ कहता है कि तुम जा सकती हो। अब फेंग वहाँ से उदास होते हुए जैसे ही निकलती है तो वो देखती है कि बारिश हो रही थी। वो ऑफिस में काफी ज्यादा देर रुक गए थे और जैसे ही बारिश रुकती है तो वो दोनों बाहर आ गए थे। और इसी बीच फेंग ने शाओ से सॉरी भी कर ली थी, ये कहते हुए कि उसे कल ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो फेंग अपने सामने लूजी को देखती है। अब फेंग लूजी से बात करने लगी थी और शाओ एक दफा फिर से छुपकर उन दोनों को देख रहा था कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। लूजी फेंग से कहता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन फेंग कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब वापस आने का कोई फायदा नहीं है, तुम चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर होगा। इस पर लूजी कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे भूलकर किसी और को कैसे चूज कर सकती हो। ये बात सुनते हुए फेंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। 3 साल पहले जब तुम मुझे छोड़ के गए थे तब तुम्हें किसी चीज का एहसास नहीं था, अब अचानक से वापस आ गए हो और मुझे बता रहे हो कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी नजरों में तुम सिर्फ मर चुके हो, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। ये कहकर फेंग वहाँ से जाने ही वाली थी जब लूजी उसे पकड़कर हग कर लेता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। इतने में शाओ वहाँ पर आ गया था और लूजी को धक्का देते हुए बोलता है कि इससे दूर रहो। और फेंग कहती है तुम गए नहीं क्या यहाँ से? और लूजी कहने लगा था ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? और शाओ उसको बोलता है कि तुम्हारा इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि मेरा इसके साथ क्या रिलेशन है, और ये बात फेंग तुम्हें पहले भी बता चुकी है। और फेंग बोलती है कि ये मेरा असिस्टेंट है और अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर वो शाओ को लेकर वहाँ से चली गई थी। अब गाड़ी में फेंग शाओ से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख सकती हूँ, जिस पर शाओ ने उसे हाँ बोल दिया था। और कुछ ही देर में फेंग उसके कंधे पर सर रख के सो चुकी थी और शाओ टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी ऐसे ही चलाते रहना, इसको रोकना मत। और ड्राइवर कुछ टाइम के बाद उससे बोलता है कि सर आपका घर आ चुका है, मुझे घर जाने दे। जिस पर शाओ कहने लगा था कि मैं तुम्हें 100 एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे मोमेंट्स को जाया मत करो। इतने में फेंग भी उठ चुकी थी और कहती है कि क्या हम घर पहुंच गए? तो शाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम आओ। लेकिन इतना ज्यादा पैसे देखकर वो हैरान होते हुए कहती है कि इतने ज्यादा कैसे पैसे बन गए? शाओ से बोलता है कि छोड़ो, मैं पैसे दे दूंगा, तुम घर चलो। फेंग वहाँ से घर आ गई थी, लेकिन अचानक से अपने सामने दो को देखकर वो डर के चीखने लगती है। फिर दो से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें अगर मेरे घर आना था तो तुम्हें बताना तो चाहिए था। लेकिन दो को रोता हुआ देखकर वो कहती है अच्छा अब क्या हो गया? दो उसे सोफे पर बिठाते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें प्राउड फील करवाता हूँ ना? मैं चाहता हूँ मैं तियान को भी प्राउड फील करवाऊँ, लेकिन मैं उसको नहीं करवा पा रहा। इस पर फेंग कहने लगी थी कि आखिर अब तुम दोनों में क्या हो गया? इस पर दो कहने लगा था कि मुझे लगता है कि वो मुझसे लव नहीं करती है और तियान को ऐसा लगता है कि यंग एज के लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। और फेंग कहती है कि यंग एज के लड़के को डेट करने में कौन सी बुराई है, ये कौन सा एरा चल रहा है, तुम्हें पता है ना? अभी भी तुम ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन दो तो शॉक हो चुका था और उसकी तरफ देखते हुए फेंग कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया? तभी दो बोलता है कि तुम ऐसी पहले तो नहीं थी, तुम काफी अजीब हो गई हो। फेंग बोलती है कि वो कैसे? तो इस पर दो कहने लगा था कि पहले जब भी मैंने तुम्हें तियान के बारे में सब कुछ बताया है तो तुमने हमेशा मुझे यही बोला है कि मैं ब्रेकअप कर लूं, लेकिन इस बार तुमने ऐसा नहीं बोला। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि दो जब भी रोता हुआ फेंग के पास आता था तो फेंग उसे यही बोलती थी कि तुम ब्रेकअप कर लो। और जब दो ये कहता था कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता तो तब उससे फेंग कहती थी कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और दो बोलता था कि मैं क्रॉल करते हुए उसके पास चला जाऊंगा। कुछ ही देर में दो को तियान की कॉल आने लगी थी और उसका मैसेजेस देखते हुए दो कहता है कि उसने मुझे बोला है कि मैं कल उसको मिलने के लिए जाऊं और उसने मुझे पूरे नाम से पुकारा, वो जरूर मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। और उसकी बातें सुनते हुए फेंग कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो दो, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें चीजों को संभालना आना चाहिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम दो को देखते हैं जो कि तियान से मिलने के लिए चला गया था और तियान का वो कहता है कि हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कब करेंगे। इस पर तियान बोलती है कि तुम मुझसे सिर्फ इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सारे क्लोज फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स को हमारे रिलेशन के बारे में पता है, तो क्या जरूरत है कि हम पूरी दुनिया को बताएं? इस पर दो कहने लगा था कि मुझे जरूरत है।
काफी देर सोचने के बाद त्यान उसे कहती है कि उसे दो से ब्रेकअप करना है और ये सब बातें बोलकर वो वहाँ से चली गई थी कि मुझे अब तुम्हारी केयर की कोई जरूरत है ही नहीं। और उसके जाने पर दो का दिल टूट चुका था। और नेक्स्ट सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी सी गाड़ी में फ्लावर्स लेकर वहाँ पर फैंग के ऑफिस के बाहर पहुँच चुका था। अब सेक्रेटरी भागते हुए फैंग के ऑफिस जाती है। इस पर फैंग कहने लगी थी कि आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। तो सेक्रेटरी कहती है कि हमारे साथ बाहर आए, आपके लिए एक सरप्राइज है। फैंग जैसे ही उनके साथ बाहर गई थी तो लूसी को सामने देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी। और लूसी उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करता है, कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर फैंग कहती है कि खड़े हो जाओ लूसी। लूसी कहता है ओह मैं समझ गया, तुम्हें फूल नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए, ठीक है। और ये कहते हुए उसने रिंग बाहर निकाल ली थी और रिंग फैंग के सामने करते हुए कहता है कि अब तो तुम हाँ कर दो। इतने में हम शाओ को देखते हैं जो कि भागते हुए उनकी तरफ आता है, लेकिन त्यान उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि यहाँ पर पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, तुम मजीद तमाशा मत करना, चुप करके खड़े रहो। फैंग चुपचाप खड़ी थी और लूसी कहता है कि तुम्हारे सारे कोलीग्स देख रहे हैं। और तभी फैंग पीछे मुड़कर त्यान की तरफ देखती है तो त्यान कहने लगी थी कि इसको हाँ मत करना। फैंग दोबारा से लूसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम 3 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने मुझे आंसर तक नहीं किया। और अब अचानक से तुम वापस आ गए हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। अब शाओ आगे बढ़ता है और लूसी से कहता है कि उसने अपना फैसला सुना दिया ना तो तुम जाओ यहाँ से। लेकिन लूसी फिर भी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पर शाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूसी का गिरेबान पकड़ लेता है, लेकिन तभी फैंग ने उसको रोक दिया था। और फिर लूसी से कहती है कि ये तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो ना, ये तुमसे एज में कम है, तुमने थोड़ी देर पहले यही बोला, लेकिन तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए कि जहाँ पर एक दफा मैं तुम्हें मना कर रही हूँ दोबारा तुम यहाँ पर मत आओ। और लूसी की इंसल्ट करके उसने उसे वहाँ से भेज दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग शाओ के साथ अपने घर पर जा चुकी थी। शाओ कहता है कि तुम ऑफिस में क्यों नहीं रुकी, जिस पर वो बोलती है कि मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, हम यहीं पर बैठकर काम कर लेंगे। कुछ ही देर के काम के बाद वो दोनों पीछे सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गए थे क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। और शाओ फैंग को फिर से प्रपोज कर देता है, लेकिन फैंग उसको डिनाई कर रही थी। और तभी हम शाओ को देखते हैं जिसने उसको किस कर दिया था। फैंग उसे धक्का देते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी जब शाओ कहता है कि शादी की ही बात है तो वो मैं करूँगा, लेकिन फैंग कहने लगी थी कि बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि दो के पास आ गया था और दो रोने लगा था और कहता है कि तुम्हारी आंट ने मुझे छोड़ दिया। इस पर वो हंसने लगा था और कहता है कि बहुत अच्छा किया। और तभी दो कहता है तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। इस पर शाओ सीरियस होते हुए बोलता है कि मुझे बताओ उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा। तभी दो कहता है कि उन्होंने बोला कि मैं अनरीजनेबल हूँ और उसे मेरी केयर की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी शाओ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम ज्यादा ड्रामेटिक हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये दो कहने लगा था और कहता है कि मैं तो सिर्फ उसकी अटेंशन चाहता था। अब दो इसके साथ ये भी कहने लगा था कि मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि उसके कोलीग को ये बात पता चल जाए कि हमारा क्या रिलेशन है। और शाओ कहता है आराम से बात करनी थी ना। कुछ देर सोचने के बाद दो बोलने लगा था कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं हमेशा उसको एम्बेरस फील करवाता हूँ, ये सब मेरी मिस्टेक है। और ये बात सुनते हुए शाओ कहने लगा था कि फिर तो मेरी भी मिस्टेक है, मैंने भी तुम्हारी सिस्टर को आज ऑफेंड कर दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम दो को देखते हैं जो कि फ्लॉर्स लेकर त्यान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जा चुका था, जहां पर वो त्यान को हु के साथ देखता है और हु त्यान से बोल रहा था कि वो उसके साथ लंच करना चाहता है ताकि जिस प्रोजेक्ट में त्यान ने उसकी हेल्प की थी उसके लिए उसे थैंक्स बोल सके। और दो के पीछे ही शाओ कहता है कि वाओ तुम इसको स्टॉक कर रहे हो। और वो दोनों ही त्यान का पीछा करने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठी काम कर रही थी और उसकी डोरबेल बजती है। उसने जाकर जैसे ही चेक किया था तो दरवाजे पर लूजी खड़ा था और लूजी को देखकर वो डर गई थी। वो दरवाजा नहीं खोलती और लूजी वहाँ से चला गया था। तो सुकून का सांस लेते हुए फैंग घर के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अचानक से लूजी उसके घर का कोड डायल करता है और दरवाजा खोल के उसके घर के अंदर आ चुका था और अंदर आकर हंसते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये कोड आज तक चेंज नहीं हुआ ना। फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो लूजी से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना कि मेरे सामने दोबारा मत आना। अब हमारा सीन दोबारा से दो पर शिफ्ट होता है जो कि
त्यान और हु की सारी बातें सुन रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि हु ये बात शो करवा रहा था कि वो त्यान में इंटरेस्टेड है। और ये देखकर दो गुस्से से पागल हो रहा था और बहुत ही ज्यादा जेलस भी। जबकि दूसरी तरफ हम लूजी को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में तो है ही नहीं। और अचानक से अपनी फिंगर पर वो कट लगाते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैं कैसे तुम्हारे लिए पाइनएप्पल काटा करता था। फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो छुपकर मैसेज करने लगती है कि जल्दी से घर पर आ जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को भी मैसेज सेंड कर पाती, लूजी उसके करीब आकर उसे फोन छीनते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी। इस पर फैंग कहने लगी थी कि क्या मैं किसी को चैट भी नहीं कर सकती। और लूजी कहता है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। और फैंग बोलने लगी थी नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, इतने सालों से मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुम पर ट्रस्ट भी करती हूँ। अब लूजी ने फैंग को अपने करीब कर लिया था और कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो, जिस पर वो बार बार यही बोल रही थी कि नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर लूजी बिल्कुल पागल ही लग रहा था, जैसे कोई साइको पेशेंट हो। फैंग अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन लूजी ने उसका फोन बहुत दूर फेंक दिया था। और दूसरी तरफ हम दो को देखते हैं, जब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है तो वो हु के सामने चला गया था और उसे कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इस पर त्यान कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शॉप भागते हुए आता है और कहता है बस एक इत्तेफाक था, हम भी यहाँ पर आ गए और तुम्हें देख लिया। लेकिन दो कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था और ना ही हम इत्तेफाक से यहाँ पर आए थे, बल्कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इस पर शाओ कहता है कि पागल मत बनो, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या करोगे। लेकिन तभी त्यान हु की तरफ देखते हुए कहती है कि दो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी शाओ को मैसेज रिसीव हुआ था और फैंग का मैसेज पढ़ के वो वहाँ से भागते हुए उसके घर की तरफ जाने लगा था। गाड़ी में बैठते हुए वो बार बार फैंग को कॉल भी कर रहा था और हम देखते हैं कि फैंग चाहती थी कि वो फोन उठा ले, लेकिन लूजी जाकर फोन को उठाते हुए कहता है कि ये तो वही है ना। फैंग को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। शाओ ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है, जिस पर ड्राइवर ने बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ा दी थी और कहता है कि मैं इसी हुक्म का इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ आपने ऑर्डर दे दिया। और शाओ कहता है कि मुझे जिंदा सलामत पहुंचना है, थोड़ा आहिस्ता चला दो। अब फैंग बार बार लूजी को यही बोल रही थी कि मैंने यहाँ पर शाओ को आने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए प्लीज तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैंने जो तुम्हें बोला था उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लूजी तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और कुछ ही देर में शाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से वो घर की तरफ बढ़ा था। और लूजी की मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है, जिसको देखकर वो कहने लगा था कि उसकी मदर की डेथ हो गई। तभी उसे फैंग कहती है कि मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है। और लूजी बोलता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन इतने में शाओ दरवाजे पर पहुँच चुका था और दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है कि दरवाजा खोलो। इस पर लूजी और ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। फैंग जल्दी से जाकर दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन लूजी उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है, जिस पर फैंग की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन शाओ जल्दी से किसी भी तरीके से दरवाजा खोल के घर के अंदर आ गया था और लूजी से कहता है कि इसको जाने दो। लेकिन लूजी फैंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि इसको बोलो यहाँ से चला जाए। लूजी की हालत को देखते हुए उससे शाओ कहने लगा था कि हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं भागते हुए आया हूँ तो मुझे पानी पी लेने दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। शाओ किचन की तरफ बढ़ने लगा था और मौके का फायदा उठाते हुए एक बुक उठाते हुए लूजी के ऊपर फेंकता है, जिससे फैंग उसके चुंगल से निकल चुकी थी। और शाओ आगे बढ़ते हुए लूजी को पीटने लगा था। शाओ और लूजी में बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और लूजी उसका गला दबाने लगता है, लेकिन शाओ भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और लूजी को जब लगता है कि वो उसे जीत नहीं पाएगा तो वो उसके सर पर किसी भारी चीज से वार कर देता है। इससे शाओ बेहोश हो गया था और फैंग उसे देखकर रोने लगी थी और लूजी तो घबराकर वहाँ से भाग गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही शाओ की आंख खुलती है तो उसे फैंग के चिल्लाने की आवाजें आई थी। वो भागते हुए किचन की तरफ जाता है, जहाँ पर देखता है कि आग लग चुकी थी। सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए शाओ फैंग से कहता है कि आज के बाद तुम किचन से जितना दूर रहो उतना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा, जिसके बाद वो दोनों हंसने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की मदर उनके घर पर आ चुकी थी और फैंग दरवाजा खोलते हुए अंदर आने के लिए कहती है और फिर उनसे पूछने लगी थी कि क्या आप शाओ की मदर हैं, जिस पर वो कहती हैं कि हाँ मैं शाओ की मदर हूँ। इतने में शाओ भी वहाँ पर आ गया था और अपनी मदर से मिलते हुए कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। इस पर उसकी मदर बोलती है कि मैं कल से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरे फोन का पिक नहीं किया, तो मैंने तुम्हारी आंट से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर होगी। और फिर वो फैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये कौन है, जिस पर फैंग कहने लगी थी कि मैं इसकी बॉस हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम और त्यान सेम एज की हो तो तुम मुझे सिस्टर बुला सकती हो। ये बात सुनते हुए शाओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपको सिस्टर कैसे बुला सकती है। इस पर उसकी मदर बोलने लगी थी क्यों ये मुझे सिस्टर क्यों नहीं बुला सकती।
लेकिन तभी शाओ के माथे की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, पेन हो रहा है क्या? और इस पर फैंग बताने लगी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट था, तो मुझे बचाते हुए इसको चोट लग गई। और फिर वो उनसे कहती है कि क्या आप शाओ को अपने साथ ले जाने के लिए आई हैं? तो वो कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल, मैं इसको ले जाने के लिए आई हूँ, यहाँ पर किसी और के घर पर रहना ठीक नहीं होगा। फैंग शाओ की मदद से ये भी कहने लगी थी कि इसका जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा आएगा वो सब मैं पे करूंगी। अभी मैं काम पर जा रही हूँ, मेरी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन शाओ बोलता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। और फैंग कहती है तुम्हें जाना होगा, वरना मैं 2 को कॉल कर दूंगी और वो तुम्हें ले जाएगा। कुछ टाइम की रेस्ट के बाद शाओ भी ठीक हो चुका था और कुछ टाइम बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से काम करके बाहर आई थी और अपने सामने शाओ को देखते हुए कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? और शाओ उसको वेनिला केक दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया था। और केक को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और ऑफिस से बाहर जाते हुए वो एक बेंच पर बैठकर केक खाने लगी थी। तभी शाओ भी अपना बाइक लेकर उसके पास आ गया था और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगा था और फिर कहता है कि तुम उबर बुक करवा लो ताकि घर जा सको। फैंग ने अपना फोन साइड पर रख दिया था और शाओ से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसीलिए मैं उबर नहीं बुलवा सकती। ये बात सुनते हुए शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है चलो फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर फैंग कहने लगी थी कहीं तुम मुझे गिरा तो नहीं दोगे? और वो कहने लगा था कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन फैंग उससे कहने लगी थी कि मुझे नहीं लगता है कि तुम अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। तभी शाओ उसको हेलमेट पकड़ाते हुए कहता है ठीक है फिर तुम ड्राइविंग कर लो। और हम देखते हैं कि फैंग ड्राइविंग करने के लिए मान चुकी थी। अपने घर के पास पहुंचने के बाद फैंग उसे थैंक यू करती है और वहां से जाने लगी थी, लेकिन फिर मुड़ते हुए कहती है तुम बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों की एंडिंग हो जानी चाहिए। और तभी शाओ खड़े होते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, हमारे बीच सिर्फ स्टार्टिंग हो सकती है, एंडिंग नहीं। और फैंग हंसते हुए उसे कुछ बोल नहीं वाली थी कि जब शाओ ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हग कर लिया था। तभी फैंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है तो उसे पीछे हटाते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि सिर्फ एक केक से तुम गर्लफ्रेंड को हासिल कर सकते हो? और हाँ, मुझे तंग करना बंद करो। ये कहते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगी थी जब शाओ कहता है कि अगले हफ्ते भी मैं यहीं पर रहूंगा। और फैंग हंसते हुए अपने घर चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी और तभी त्यान उसके पास भागते हुए आती है और कहती है क्या तुमने शाओ की अपडेट को चेक किया? इस पर फैंग कहती है नहीं, क्या हो गया? तभी उससे त्यान बोलती है जल्दी से चेक करो। और जैसे ही फैंग ने उस अपडेट को चेक किया था तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि शाओ ने उन दोनों की पिक्चर को पोस्ट कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की मदर वहां पर फैंग से मिलने के लिए जाती हैं और उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। शाओ अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने जाने से मना कर दिया है। मैं सिर्फ उसका अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ, तुम प्लीज शाओ से जाकर बात करो ना। और फैंग सोचने लगी थी कि इन्होंने पिक्चर देख ली है इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं क्योंकि ये मुझे शाओ के साथ नहीं देखना चाहती। शाओ की मदर तो सारी बातें करते हुए वहाँ से चली गई थी, लेकिन रात के वक्त हम फैंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए फिर से बार में जा चुकी थी और सोचने लगती है कि लूजी भी मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया था। शाओ ने जाने से मना कर दिया लेकिन उसकी मदर उसको भेजना चाहती है। आखिर हर बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे लगता है कि मैं ट्रॉमा में चली जाऊंगी। मुझे शाओ को चांस देना ही नहीं चाहिए था और मैं दोबारा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फैंग उठते हुए एक बोर्ड के पास जाते हुए कहती है कि ये तो शाओ की हैंड राइटिंग है। तो वहाँ पर वेटर हंसते हुए बोलने लगा था कि ये शाओ नहीं लिखे हैं किसी के लिए। और उन सारी चिट्स को पढ़ते हुए वो हंसने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जो कि फैंग से मिलने के लिए उसके घर पर जा चुका था, लेकिन फैंग दरवाजा नहीं खोलती तो वो उस की से दरवाजा खोलते हुए घर के अंदर इंटर हो चुका था और वहाँ पर उसे किसी लड़के के जूते दिखाई देते हैं। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे लड़के के कपड़े भी दिखाई दिए थे जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ चुका था। वो बहुत ही ज्यादा जेलस भी फील कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर लूजी हो। वॉशरूम से उसे पानी गिरने की आवाज आ रही थी और आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो उस पर्सन को खींचता है तो वो कोई और नहीं बल्कि दो था। दो को देखकर लूजी सॉरी करने लगा था और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर को ही नहीं, लूजी की वजह से मुझे भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो चुका है। दो जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करके वहाँ पर आकर खाना खाने लगा था और शाओ से कहता है मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए? इस पर शाओ कहने लगा था कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर से मिलने के लिए आया था, कहाँ पर है वो? और दो कहता है मुझे क्या पता, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। और शाओ सोफे पर बैठ चुका था और कहता है कि मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है क्योंकि जब से मैंने हमारी पिक्चर अपलोड की है उसने मुझसे बात तक नहीं की।
अब कुछ देर सोचने के बाद शाओ कहता है कि वो जरूर बार में होगी, क्योंकि इतनी देर वो ऑफिस में नहीं रह सकती, और ये कहकर वो बार की तरफ जाने लगा था। अभी दो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो बार में होगी, तो शाओ कहने लगा था वो जब भी कंफ्यूज होती है बाहर ही जाती है। तो दो कहने लगा था वो कंफ्यूज भी तुम्हारी वजह से ही होगी। अब शाओ उसे गुस्से से तकिया मारते हुए वहाँ से उठकर जैसा ही जाता है तो उसके सामने फेंग आ चुकी थी, जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। और शाओ कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की, लेकिन फेंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और शाओ कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, जिस पर फेंग ने उसको किस कर दिया था और कहती है क्यों तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते। और शाओ से कहने लगा था कि बिल्कुल मैं बनूंगा। तभी फेंग ने उसको हक कर लिया था और दोनों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो शाओ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। तो दो अपना बॉल उठाते हुए कहता है मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम दोनों जो बातें करनी है कर लो। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंग अपने ऑफिस में थी जब वो चिल्लाने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और कुछ ही देर में त्यान भी उससे मिलने के लिए आ चुकी थी और वो त्यान को सब कुछ बताती है। और इतने में फेंग को उसके क्लास रियूनियन का मैसेज भी आ चुका था। फेंग बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी और त्यान कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, तुम अब मैच्योर हो। फेंग अपने ऑफिस से निकलकर जैसे ही बाहर जाती है तो अपने सामने वो शाओ को देखती है जो कि सबको फेंग और उसके बारे में बता रहा था। और फिर वो फेंग के लिए कॉफी लेकर आता है, जिस पर फेंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक थी शाओ। और शाओ बोलता है कोई बात नहीं, तुम अभी कॉफी पी लो, जब ठीक नहीं होगी मैं तब भी कॉफी ला दूंगा। अब रात के वक्त हम फेंग को देखते हैं जो कि क्लास रियूनियन के लिए जा चुकी थी और वहाँ पर वो लूजी को देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन लूजी उससे बोलता है कि ये तो मेरे लिए भी क्लास रियूनियन है, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, इस पर तुम इतनी ज्यादा ऑफेंड क्यों हो रही हो। फेंग उसे कोई भी जवाब नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और लूजी भी उसके साथ जाकर बैठ गया था। तभी फेंग उससे कहने लगी थी कि जब मैंने तुम्हें एक बात क्लियर कर दी है कि मेरे आसपास मत भटको, तो तुम क्यों आते हो। तुम्हें क्लास रियूनियन में आना था तो ठीक है, लेकिन मेरे आसपास मत आओ। तभी वो उसे कहने लगा था कि हम फेलोज बन के तो रह ही सकते हैं, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरे साथ ड्रिंक करो। और उसको चुप करवाने के लिए फेंग उसके साथ ड्रिंक करने के लिए मान गई थी। और जैसे ही वो वाइन का ग्लास पीती है तो लूजी एक इवल स्माइल देता है, जिसके बाद फेंग कहने लगी थी कि तुम्हारी मदर की डेथ का तुम्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा ना, मैं बस चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ अच्छे से गुजारो। और इस पर लूजी अजीब से स्माइल देते हुए कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट किया, तुमने पुलिस को भी बुला लिया और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। तुमने इतना सब कुछ कर लिया है, यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें नाइफ दूंगा तो तुम मुझे भी मार दोगी। इस पर फेंग कहती है कि क्या बकवास किए जा रहे हो। और लूजी कहता है जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और फेंग कहने लगी थी कि तुम नहीं बदले हो लूजी, तुम ऐसे थे, ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे। लेकिन लूजी जब चुप नहीं करता है तो फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो खड़े होते हुए कहती है कि तुम तो एक साइको हो, मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। और ये कहकर वहाँ से चली गई थी। और उसके जाने पर लूजी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो चाहता ही यही था कि वो यहाँ से बाहर निकले। अब हम फेंग को देखते हैं जो जैसे ही बाहर गई थी तो उसे चक्कर आने लगे थे। और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा अभी तक काम कर रहा था। और तभी उसे फेंग का एक मैसेज रिसीव होता है कि मेरे पास यहाँ पर लूजी है और मेरी हालत ठीक नहीं है, जल्दी आओ। और इस मैसेज को पढ़ते हुए वो जल्दी से वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ हम लूजी को देखते हैं जो कि फेंग को पकड़कर कहीं पर ले आया था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साइको बोलने की, तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया, वो भी सबके सामने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि साइको होता क्या है। जिसके बाद वो फेंग को बाइट करने लगा था और फेंग उसको धक्का देती है तो वो पागलों की तरह हंसने लगा था। फेंग उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। फेंग उससे रहम की भीख मांगने लगती है, लेकिन लूजी तो बिल्कुल पागल ही हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो फेंग के साथ कुछ गलत करता, वहाँ पर शाओ, दो और बाकी सब लोग भी आ चुके थे। दो लूजी को अपने साथ ले जाता है और शाओ भागते हुए फेंग के पास जाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ फेंग को लेकर उसके घर पर आ चुका था और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है। जिसके बाद शाओ वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और शाओ उसके पास बैठ गया था तो फेंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी और उसे लिन मिलने के लिए आता है। तो वो उसे पूछने लगी थी कि आपका बिजनेस ट्रिप कैसा रहा। और लिन बोलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ कि हम तुम्हें सिंगापुर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर फेंग बोलने लगी थी कि मैं अब ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर मैं शाओ के लिए रुकना चाहती हूँ। और लिन बोलने लगा था कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग फिर से शाओ की मदर से मिलती है। तभी शाओ की मदर कहने लगी थी कि जो मैंने तुमसे कहा था क्या वो हो गया।
और फैंग कहती है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती। इस पर शाओ की मदर कहने लगी थी कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे लव करने लगी हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से शाओ की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और ये सारी बातें सुनते हुए फैंग कहने लगी थी कि ठीक है, मैं शाओ से बात करूंगी। और फैंग वहाँ से शाओ से मिलने के लिए आ गई थी और उसे कहती है कि मिस्टर जाओ के प्रोजेक्ट के लिए एग्री हो जाओ और तुम चले जाओ अब्रॉड। लेकिन शाओ इसके लिए नहीं मान रहा था और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी फैंग कहती है कि अपने फ्यूचर को स्पॉइल मत करो, ये मौके बार बार नहीं आते। तो शाओ उसकी तरफ देखकर कहने लगा था कि तुमने भी तो मेरे लिए सिंगापुर जाने से मना कर दिया था, तो फिर मैं अपने फ्यूचर को कैसे स्पॉइल करूंगा। मैं नहीं जाना चाहता तो मतलब नहीं जाना चाहता। लेकिन फैंग ये कहते हुए वहाँ से उठ गई थी कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम जा रहे हो। अब शाओ जब उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था तो तभी वो उससे कहती है कि तुम्हें याद है इंटर्नशिप के फर्स्ट डे तुमने मुझसे क्या बोला था। तो शाओ कहने लगा था कि मैंने बोला था मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गई है जिसकी मुझे जरूरत थी और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते हुए उसने फैंग के साथ पिक्चर क्लिक कर ली थी और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ। लेकिन अचानक से फैंग कहने लगी थी कि ब्रेकअप कर लेते हैं। इस पर हैरान होते हुए शाओ कहने लगा था कि क्या बोला तुमने। वो अपनी बात को रिपीट करते हुए बोलती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। शाओ तो शौक ही रह गया था और तभी फैंग कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे फ्यूचर के गोल्स के बीच में नहीं आना चाहती हूँ और तुम्हारी रुकावट नहीं बनना चाहती। इस रिलेशनशिप से हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अच्छा है कि हम ब्रेकअप कर ले। और ये कहकर फैंग उस झूले से नीचे आ चुकी थी तो शाओ भी उसके पास आते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी सफर करवाया। जिस पर फैंग कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से बहुत दफा मैंने स्ट्रेस फेस किया है। और फिर वो शाओ से कहती है कि हमारे लिए अलग हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन शाओ से हक करते हुए बोलता है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर फैंग कहती है कि ठीक है, मुझे छोड़ना मत और बेशक प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट को ज्वाइन भी मत करो, लेकिन मुझे सांस तो लेने दो। ये बात सुनते हुए शाओ ने उसको छोड़ दिया था और हंसने लगा था। और फैंग हंसते हुए एक जगह पर बैठते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो कि हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहे। और शाओ हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल मुझे चाहिए ना, और वो मुझे मिल गई है और वो हो तुम। ये कहते हुए उसने उसकी तरफ इशारा भी कर दिया था और उसका इशारा देखकर फैंग हंसने लगी थी। फैंग हंसते हुए बोलती है कि बस कर दो। और शाओ एक रिंग निकालते हुए उसे प्रपोज करने लगा था घुटनों के बल बैठकर और कहता है कि प्रोजेक्ट पर जाने से पहले मैं ये काम करके जाना चाहता हूँ। और उसने फैंग को वो रिंग पहना दी थी और फैंग से कहता है कि मेरा इंतजार करना। अब शाओ अपने प्रोजेक्ट के लिए जा चुका था और फैंग उसका 1 साल तक इंतजार करती है। 1 साल बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करके वापस आ रहा था और कहता है कि फैंग को मैं सरप्राइज दूंगा। लेकिन वो 2 को कॉल कर रहा था और वो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था और उसको कहीं से पता चलता है कि शादी हो रही है लिन की और उससे ऐसा लगा था कि फैंग उससे शादी करने वाली है। शाओ जल्दी से उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसने ब्राइड का ड्रेस पहना हुआ था और वो उससे कहने लगता है कि मुझे पता है मुझे आने में देर होगी और तुमने बहुत ज्यादा इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज मान जाओ और इस शादी से इनकार कर दो। लेकिन तभी वो लड़की पीछे मुड़ते हुए कहती है कि तुम कौन हो। तो शाओ उसे देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं लिन की फियांसे हूँ। और तभी वहाँ पर दाओ, लिंग और त्यान भी आ जाते हैं और दो कहता है कि वाह मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम कैसा बिहेव करते हो ये सब कुछ जानने पर, और तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मजे का था। और अब बारी है फैंग की जो कि तुम्हारे सामने आने वाली है। और तभी शाओ के सामने फैंग आ चुकी थी और फैंग को देखते हुए शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और कुछ ही देर के बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं। और दो फौरन से फोन निकालकर बोलने लगा था कि मैंने मालदीव्स का एक पैकेज बाय किया था, मुझे 2 पैकेज चाहिए। और ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और आपको यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बुरा लगा और कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।